एक तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हमने पढ़ लिया था। यूरोपीय शक्तियों का आगमन से पहले मराठा साम्राज्य और उसके साथ साथ पढ़ लिया था, मराठा साम्राज्य के साथ साथ सिख धर्म को भी, दोनों पॉइंट हमने उसके साथ पढ़े। उससे पहले जो मुगल काल चल रहा था उसको हम पढ़ लेते थे। मुगल काल में जो शासक आए थे वो दो प्रकार से हमने बांट लिए थे। जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा, वैदिक काल को, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तरावैदिक काल। उसी प्रकार से जो मुगल काल है उस मुगल काल को भी दो प्रकारों में बांट लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए उसको दो भागों में बांट लेते हैं। कैसे? एक तो पूर्व मुगल काल, और पूर्व मुगल काल के जो शासक हुए वो हुए इंपोर्टेंट वाले शासक, जैसे बाबर था, हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ते हैं तब उनको पढ़ने में पूरा एक दिन लग जाता है, 1 घंटे की क्लास में वो कवर हो पाते हैं, उससे भी बच जाते हैं। इतना बड़ा उनका इतिहास था। इतिहास में क्या चीजें होती हैं देखो, इतिहास को पढ़ना भी आसान है, इतिहास को लिखना भी आसान है, इतिहास को पढ़ाना भी आसान है और इतिहास को समझना भी आसान है। ये सब आसान है अपेक्षाकृत इतिहास बनाने के। जो सबसे ज्यादा समय लगता है वो किस में लगता है? इतिहास बनाने में समय लगता है। क्या ये दुनिया, क्या ये इतिहास ये सबको याद रखता है? नहीं, जो अच्छे से काम करके जाता है उसको याद रखता है। तो इसीलिए जो मुगल काल है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो वो अच्छे इतिहास में आए जो हमने हमारे पूर्व मुगल काल में आए, और उसके बाद के जो शासक हुए वो अयोग्य शासकों में गिने गए, और अयोग्य शासकों का जो मुगल काल रहा उस मुगल काल को कहा गया उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में जो उत्तर शब्द होता है, इस उत्तर शब्द का अर्थ होता है बाद का। मैंने पढ़ाया आपको, उत्तर मतलब होता है बाद, उत्तर मुगल काल अर्थात बाद का काल। और बाद के कालों में सबसे पहले कौन आया? बहादुर शाह प्रथम। और ये बहादुर शाह प्रथम ऐसा शासक था जो पहला अयोग्य शासक था, पहला अयोग्य शासक। पहला योग्य शासक कौन था? बहादुर शाह। इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा कि बहादुर शाह जफर प्रथम को किस नाम से जाना गया? इसको जाना गया शाह बेखबर, शाह ए बेखबर, अर्थात ऐसा शाह जो कैसे हो? बेखबर हो, उसको कुछ राजनीति ना आती हो, क्या नीतियां हैं, कैसे शासन चलाना है, कितनी सेना है, सेना को कहां लगाना है, कौन से किले पर कितने सैनिकों की निगरानी करनी है, कुछ जानकारी नहीं है, बस बेखबर है। और मैंने अभी समझाया, क्या ऐसे बेखबर व्यक्ति को इतिहास याद रखेगा? नहीं रखेगा। जब इतिहास याद रखेगा तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। वहां हम पढ़ते थे मुगल काल में, अकबर को पढ़ा, 2 दिन लग गए अकबर को पढ़ने में, ये 2 मिनट में समाप्त हो गया इसका इतिहास, कहानी खत्म, इसका इतिहास हो जाता है समाप्त। इसके बाद जो दूसरा मुगल शासक आया वो था जहांदार शाह। जहांदार शाह, इस जहांदार शाह को कहा गया था लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना गया? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। ये भी अयोग्य शासक, इसका भी इतिहास से एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बस पूछेगा इतना, वो इसमें मिलान करने के लिए दे देता है कि सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता है? शहरयार को, शहरयार को सुंदर मूर्ख। कौन था सुंदर मूर्ख? शहरयार। शहरयार था जो जहांगीर का पुत्र था। आपको याद हो कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का पहला नाम बताइए? मेहरुन्निसा। अर्जुमन बानो बेगम तो मुमताज महल का था मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा से एक पुत्री की उत्पत्ति हुई थी। उस पुत्री का जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? अलीगुड़ी वे से, जिसका नाम था लाडली बेगम। और इधर जहांगीर से जो उत्पत्ति हुई थी एक पुत्र की शहरयार, उस शहरयार का विवाह लाडली बेगम से हो गया था। लोग इसलिए इतिहास में उसको किस नाम से जानते हैं? सुंदर मूर्ख के नाम से उसको जाना गया था। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और सुंदर मूर्ख शहरयार। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा गया था। इसके पश्चात जो अगला शासक आया नेक्स्ट, वो आया फर्रुखसियर, नंबर 3 फर्रुखसियर।
फर्रुखसियर। और ये जो फर्रुखसियर है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया ग्रहणित कायर। ग्रहणित कायर के नाम से जाना गया इस फर्रुखसियर को। और इसके बाद जो, अगर इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी कहानी खत्म हो गई बिल्कुल। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला शासक आया नंबर 4, वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और इसको कहा गया रंगीला बादशाह। इसको कहा गया रंगीला बादशाह। इसके बारे में एग्जामिनर 2-4 प्रश्न पूछता है। इसके बारे में एग्जामिनर 2-4 प्रश्न पूछता है। और क्या पूछता है वो भी इसके नहीं पूछता। इसके समय में भारत में एक ऐसा बेहतरीन व्यक्ति आया जिसने प्रसिद्धि पाई, उसके लिए तो प्रसिद्धि ही थी, भले ही भारत के लिए खराब बात हो। और इसके समय में क्या था, इसको सुनिएगा। मैंने आपको पढ़ाया, भारत में प्राचीन इतिहास में पढ़ाया कि भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में विंसेंट स्मिथ ने कहा था, उसके 2 कथन हैं कि एक तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। और समुद्रगुप्त ने, इस विंसेंट स्मिथ ने एक कथन और कहा था कि भारत में एकता में अनेकता और एकता में अनेकता है। और ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह कौन था समझिए? नादिर शाह एक आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। और ये जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, ये दरबार में इसको अपने नाच गाना बड़ा पसंद था। स्त्रियों के साथ, दास दासियों के साथ खुद भी नाचता था, नृत्यांगनों के साथ नाच नृत्य देखता था, पूरा मंत्रिमंडल बिल्कुल। और जब उसी समय में आप ध्यान दीजिए जरा कि हम जब अकबर को पढ़ते थे, औरंगजेब को पढ़ते थे, तो औरंगजेब के समय में 21 सूबे थे। 21 सूबे मतलब राज्य, स्टेट, 21 सूबे हुआ करते थे। और जैसे मैंने पढ़ाया कि केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, और राज्य में अपना एक अलग मुख्यमंत्री और राज्यपाल नियुक्त कर देता है। शासन व्यवस्था चलती है अच्छे से। ये केंद्र में है ऐसे समझो। और जैसे अलग अलग जो 21 सूबे थे उसके समय में, तो उसने अलग अलग जगह पर सूबेदार नियुक्त कर रखे होंगे। और अच्छी धाक थी औरंगजेब की, हिम्मत नहीं किसी के कोई गड़बड़ कर दे सूबेदारों में से। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा क्षेत्रफल था, कहां तक चलता था समय में? अकबर के अफगान तक, अफगान बल्कि निकल गया था। तो इधर अफगान, उड़ीसा, बिहार, असम, जिसे दक्षिण तक औरंगजेब का सब पूरा भारत पर कब्जा था उन लोगों का। तो ये रंगीला बादशाह सूबेदार सब जगह नियुक्त कर रखे हैं। सूबेदार क्या सोचते होंगे? इसने इतिहास को पढ़ा नहीं, ये देखा कि जो सेनापति होता था वो सेनापति अपने सुल्तान की हत्या करके शासक बन जाता था ना। हमने इतिहास में पढ़ा, पहले भी पढ़ा हमने, मगध साम्राज्य में भी पढ़ा। इसको पता ही नहीं है। तो क्या हुआ, इन्होंने इसके सूबेदारों ने इसकी हत्याएं तो नहीं की, इसको मारा कूटा तो नहीं। क्या किया? यह किया कि अलग अलग जहां जो सूबेदार थे उन लोगों ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। जैसे आप समझिए बंगाल साम्राज्य। बंगाल साम्राज्य की स्थापना कर दी मुर्शिद कुली खान ने। किसने की बंगाल साम्राज्य की स्थापना? मुर्शिद कुली खान ने कर दी। उसने स्वतंत्र कर लिया इसके अंडर से। ये क्या करेगा अब? तो इसको तो नाच गाने से फुर्सत नहीं है। उसी समय में एक और साम्राज्य का उदय हुआ, अवध साम्राज्य। और अवध साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको याद होगा, सआदत खान ने। अवध साम्राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खान ने। और उसी समय में उदय हुआ हैदराबाद साम्राज्य का, हैदराबाद साम्राज्य का। और हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ने ये साम्राज्य स्थापित हो गए। किसके समय में स्थापित हो गए? मोहम्मद शाह के। कारण आपको पता है क्यों स्थापित हो गए? रंगरलिया मनाने से फुर्सत नहीं है, स्थापित तो होंगे इसके समय में। और जब स्थापित हुए तो उसी समय में, अब कहानी को समझिएगा आगे की होता क्या है। अब इसी समय में भारत पर ईरान से एक आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है नादिर शाह।
भारत पर एक आक्रमणकारी आया, वर्ष 1739 ईस्वी में आया नादिर शाह। और जब नादिर शाह आया तो नादिर शाह का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था भारत में धन को लूटना, भारत में धन को लूटना, संपत्ति को लूटना उसका उद्देश्य था, शासन चलाना नहीं था। ऐसे तो और भी आक्रमणकारी आए थे, संपत्ति लूटने वाले तो मोहम्मद गजनवी आया था, कासिम आया था, आए थे, संपत्ति लूटने के लिए ही वो आए थे। इसका भी यही उद्देश्य था। अब इस ईरान के शासक नादिर शाह ने जो आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई, वो आक्रमण करने के लिए जो गया, वो पहले गया अवध के शासक सआदत खां के पास कि इसको लूटते हैं, सआदत खां को लूटते हैं, इससे अपार संपत्ति लूटेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन जब आक्रमण करने के लिए सआदत खां के पास गया, तब सआदत खां ने क्या कार्य किया? सआदत खां ने कहा इस ईरान के शासक नादिर शाह से कि 4 दिन बने हुए मुझे राजा हुए हैं, मेरे पास कहां से संपत्ति आई? मुझसे लड़ाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कर दोगे, मेरे परिवार को मार दोगे, धन संपत्ति मेरे पास नहीं है, 4 दिन पहले तो मैंने साम्राज्य की स्थापना ही है, अगर आपको आक्रमण करना ही है, धन ही लूटना है, तो आप इस पर करो, इस पर करो। अब नादिर शाह सोच रहा है कि इसकी बात को कैसे मान ले, अगर हमने इस पर आक्रमण कर दिया और इसके पास भी नहीं निकला कुछ, तब ईरान के शासक नादिर शाह ने कहा अवध के शासक सआदत खां से हम उस पर आक्रमण कर तो देते हैं, लेकिन देख लेना अगर उसके पास माल ना निकला हम वापस आएंगे और तुझको ऐसी मार मारेंगे, नाखून अलग, पहले नाखून काटेंगे फिर जीभ काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डरा दिया इसको इतना, और सही भी था। इसने कहा यहाँ की नौबत ही ना आएगी, आप जाइए तो आक्रमण करने के लिए। और अब क्या होता है कि ईरान का शासक नादिर शाह जाता है लड़ाई लड़ने के लिए वर्ष 1739 में। करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी में इन दोनों के बीच ये लड़ाई हुई। पहले तो जाकर ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से ये कहा था कि भाई सूचना भिजवाई इसको कि आपके पास जितना भी धन संपत्ति वगैरह है ना, उसको आप हमें सौंप दो, वरना हम आप पर आक्रमण करने वाले हैं। तब नाम इसने सुना ही नहीं इसकी बात को, मोहम्मद शाह ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आप इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैंने आपको पढ़ाया, जब हम पढ़ते थे नंद वंश, तो नंद वंश में एक शासक था घनानंद, और घनानंद ने भी, इसमें भी इतना ही एटीट्यूड था, उसको समझाने के लिए भी चाणक्य गया था ना कि भाई ये नाच गाना छोड़ो और आप एकजुट हो जाओ। एक सिकंदर महान नाम का आक्रमण के भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और भारत के इक्के दुग्गे राजाओं के बस के उसके जीतना है नहीं। लेकिन वो भी तो ऐसे ही था, इसके जैसा, वो भी मजरापान चलता था, नृत्य गाना चलता था उसके समय में भी। इतिहास ने अपने आप को दोहराया, ना उसने बात मानी थी ना इसने बात मानी। फिर क्या हुआ, जब इसने बात नहीं मानी उसकी कि इसको संपत्ति दे देता तो वो वापस चला भी जाता शायद, लेकिन नादिर शाह ने फिर इस पर आक्रमण कर दिया 1739 ईस्वी में, और 15 दिन तक भारत पर लूटपोट की उसने। 15 दिन तक उसने भारत को लूटा, और लूट में इतनी अपार संपत्ति उसके पास हो गई नादिर शाह के पास, जिन हाथी घोड़ा ऊंट को वो लेकर के आया था ना, वो कम पड़ गए। इतनी ज्यादा अपार संपत्ति लूट ली कि जो चालक थे वो खुद नीचे थे और संपत्ति उनके ऊपर रखी हुई थी, और वो पैदल चल रहे थे सवार। ऊंट सवार ऊंट पर बैठ करके संपत्ति को नहीं लेकर जा रहा है, धन को नहीं लूट करके लेके जा रहा है, वो लेकर के जा रहा है। अब वो पैदल चल रहा है, माल ही इतना है कि वो उससे लद गए घोड़े हाथी। इतनी संपत्ति इसने लूट ली, और इतनी संपत्ति लूट ली कि वो आई भी नहीं, वो बच भी गई, कुछ सवारी थोड़ी पड़ गई। तब इसने क्या सोचा होगा, नादिर शाह ने क्या सोचा? नादिर शाह ने सोचा कि एक बढ़िया आदमी मिला हमें, सआदत खां। सआदत खां ने तो बताया कि उस पर आक्रमण करो, एक काम करते हैं, ये संपत्ति बच भी रही है, उसको देने के लिए चलते, उसको दे करके चलेंगे। और रुख कर दिया अपनी सेना का सआदत खां की तरफ को। अवध कहां पड़ता है? लखनऊ वाले क्षेत्र में। सआदत, दिल्ली से सआदत खां की तरफ को जब रुख कर दिया, और जब सआदत खां को सूचना मिली कि वो
जो नादिर शाह था, जो गया था, जिसको मैंने कहा था कि मोहम्मद शाह पर आक्रमण करो, वो आ रहा है वापस। तो उसने सोचा कि ये कह के गया था कि अपार संपत्ति अगर नहीं मिली तो ऐसी मार मारेंगे, और वो मार मारने के लिए आ गया है। उसको डर लग गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर इसने क्या कार्य किया, सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। तो सआदत खान की कहानी तो हो गई है समाप्त। अवध साम्राज्य, अवध साम्राज्य में उसका कोई और उत्तराधिकारी बना हो। अवध साम्राज्य का आगे भी जिक्र आएगा, आपको याद रखना है। अभी हम कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, आगे और जो लड़ाइयां लड़ेंगे हम, तो उन लड़ाइयों में और भी जिक्र आएगा इनका। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके पश्चात आगे देखते हैं और कुछ बातों को। और एक दो अयोग्य शासक आए, हम उनकी चर्चा इतिहास में नहीं करेंगे। उसके बाद अगर एक शासक को और पढ़ते, मैंने काम के शासक ही पढ़े, यानी कि क्रम के अनुसार लिख रहे हैं, हमें नहीं पढ़ने सारे। हमसे क्रम पूछता है एग्जामिनर, हमसे बस एक प्रश्न पूछेगा, इनसे जुड़ा होगा, इनके इतिहास से जानकारी हमें होनी चाहिए, बस इतना हमसे पूछता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को इसके बारे में पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय, इससे पहले दो और आए थे, आलमगीर द्वितीय आया था, एक मोहम्मद आया था। तो शाह आलम द्वितीय का क्या इतिहास रहा? शाह आलम द्वितीय के इतिहास में क्या हुआ कि यह अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी बना था। ये क्या बना? अंग्रेजों का सबसे पहला पेंशनर भोगी कौन था? शाह आलम द्वितीय। यहां लिखना है आपको, अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी, और उसको यहीं छोड़ दो, बस अगली जो स्टोरी आने वाली है उससे जोड़ करके ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला शासक आया, अगला शासक वो आया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के इतिहास को समझेंगे। अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी लिखना था, इसमें लिखा गया, बस लिख करके छोड़ देना है, समझ जाएगा अभी जो पढ़ने वाले हैं। अकबर द्वितीय को समझिएगा। अकबर द्वितीय क्या था? अकबर द्वितीय ये पेंशन ये थी कि 26 लाख रुपए तय कर लिए थे इसने अंग्रेजों से। अंग्रेजों से इसने 26 लाख रुपए तय कर लिए थे कि ये, चलो मैं अब इसको आगे समझा दूं जरा। अकबर द्वितीय आया, इसके आगे लिखो जरा, इसमें एक लाइन लिख दो, अभी क्लियर हो जाएंगी बाद में सारी बातें। इसके आगे एक लाइन लिखो, इसके कहने पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। इसके कहने पर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। किसके कहने पर? अकबर द्वितीय के कहने पर राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड चले गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उनके बाद जो अगला शासक आया भाई वो था बहादुर शाह जफर। ये को दिख रहा है या नहीं? बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका ये था बहादुर शाह जफर। ये प्रथम था और ये कौन था? ये द्वितीय था। इसका मूल नाम तो खैर मुअज्जम था। मूल नाम क्या था इसका? इसका मूल नाम था मुअज्जम, लेकिन ये शासक बना तो इसने कहा शाह। बहादुर पता ना कैसे लगा लिया, शाह लगा लिया तो कोई नहीं, लेकिन बहादुर पता नहीं कैसे लगा लिया। ये बहादुर शाह जफर कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय में ये बहादुर शाह जफर एक दिन के लिए शासक बना था, 10 मई 1857 के लिए, बस। उसके बाद इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल। लोग कहते थे महक परी। क्या थी? क्या नाम था इसकी पत्नी का? जीनत महल इसकी पत्नी का नाम था, और लोग क्या कहते थे उसको? महक परी। अभी जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब हम अभी लड़ाई पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में, तो शाह आलम का जिक्र आएगा, ठीक। जब हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को, तो अकबर द्वितीय का जिक्र आता है उसमें। और जब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का जिक्र उसमें आता है, ठीक है। ये बस एक तरीका है कि इसके ऐसे ऐसे शासक हुए थे। जब हम वो स्टोरी पढ़ रहे होंगे तब, जब कौन सी स्टोरियां, या तो हम यहाँ की लड़ाई पढ़ेंगे, या अकबर को, राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, या फिर प्लासी की लड़ाई को पढ़ेंगे। तो और जब उस स्टोरियों को पढ़ते समय इनका नाम आएगा तो हमें याद आ जाएंगी यहाँ की बातें, इसलिए मैंने इसको एक तरीके से लिख दिया। आगे घटना जोड़ते हैं। अब इसमें कई सारी कहानियां एक साथ चल रही हैं, इसको रफ कर रहे हैं। अब यहां से मैंने आपको बता दिया बंगाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां।
अवध साम्राज्य का सआदत खां और हैदराबाद साम्राज्य का निजाम उल मुल्क हैदराबाद साम्राज्य का संस्थापक था। इसको करते हैं रफ, अगली स्टोरी बताते हैं आपको। ये हो गया उत्तर मुगल काल की कहानी समाप्त। उत्तर मुगल काल ही समाप्त हो गया। अब पढ़ाते हैं आपको आगे जरा क्या और लड़ाइयाँ कैसे लड़ी गई। मैंने आपको पिछले दिनों पढ़ा दिया था कि वर्ष 1759 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी गई थी, वेदरा की लड़ाई। वेदरा की लड़ाई। और इस वेदरा की लड़ाई में मैंने आपको पढ़ाया कि जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था डचों को। डचों को धो दिया था। हाँ, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई 1760 की वांडीवास की लड़ाई। की वांडीवास की लड़ाई। और इस लड़ाई में जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने किसको धो दिया? फ्रांसियों को। फ्रांसीसी था ना डुप्ले, फ्रांसीसी डुप्ले इस लड़ाई में हार गया था। सर अयरकुट ने उसको हरा दिया था। जो बेदरा की लड़ाई थी, मैंने पिछली जो स्टोरी पढ़ाई थी आपको कि भारत में विदेशियों का आगमन, उसमें से बता रहे हैं इसको। इस समय सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था दक्षिण में, चेन्नई के आसपास रॉबर्ट क्लाइव था। एक लड़ाई हुई वांडीवास की लड़ाई, इसमें किसको हरा दिया? फ्रांसीसी को इन्होंने परास्त कर दिया। लेकिन अब समझिएगा, अब दो शक्तियों को तो भगा दिया अंग्रेजों ने। हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। ऐसे नहीं कहा बंदूक दिखा करके सरेंडर भारतीयों से, कैसे कहा? नहीं, पहले तो जो आए थे ना फ्रांस अंग्रेज, यूरोप के और लोग, पहले तो नहीं भगाया कि हम ही टिकेंगे, हम ही टिकेंगे, हम टिकेंगे यहाँ। उसके बाद क्या हुआ आगे समझते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल में घटना हुई थी जिस घटना को कहा गया था ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना हुई कब थी? वर्ष 1756 ईस्वी को। 1756 ईस्वी को। और हुई कहां थी? कोलकाता में। कोलकाता में हुई थी। और इस घटना का जो नायक था, देखो उधर से कटा तो नहीं कुछ, उस घटना का जो नायक था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, समझिएगा इसको क्या थी। मैंने आपको पढ़ाया पिछली स्टोरी में कि भारत में सबसे पहला जो किला बना था अंग्रेजों का, वो था सेंट फोर्ट जॉर्ज, दक्षिण में मद्रास में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में सबसे पहला, यानी सबसे पुराना किला कौन सा था? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ये मेरे एनटीपीसी के पेपर में भी आया था। सेंट फोर्ट जॉर्ज सबसे पहला किला था। ये सबसे पुराना किला बनाया अंग्रेजों ने। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके बाद जो अंग्रेज थे बंगाल वाले क्षेत्र में, जहां सिराजुद्दौला का समय था, तो सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने परमिशन ली, हमने अपनी फैक्ट्री तो खोल ली कोलकाता में तुम्हारे, और हमारा जो सामान है ना वो अब खराब हो जाता है। जो हमारी मशीनें हैं या फिर जो हमारे जूट है, जूट का सामान व्यापार करते थे, वो खराब हो जाता है। एक काम करते हैं कि हम एक आवास बना लेते हैं, बहुत बड़ा से घर बनैया बना लेते हैं उसको रखने के लिए। उनकी लैंग्वेज में जो भी फैक्ट्री कंपनी, एक आवास उन्होंने बना लिया। बना क्या लिया कि जब उसको बना रहे तो वो पूरा बना भी नहीं था। धीरे धीरे सिराजुद्दौला को यह पता चलता है कि परमिशन तो इन्होंने ली थी कि एक हम गोदाम बनाएंगे, गोदाम माल रखने के लिए, लेकिन ये दीवारें इतनी मोटी मोटी क्यों बना रहे कि एक ट्रक निकल जाएगा ऊपर से सीधा? इतनी मोटी मोटी दीवारें क्यों बना रहे हैं? उसको पता चला कि अंग्रेज साजिश चल रहे हैं, हमारे यहाँ एक किला बनाया जा रहा है। वास्तव में अंग्रेज किला बना रहे थे और उस किले का नाम था फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम कौन थे? फोर्ट विलियम थे इंग्लैंड के सम्राट। फोर्ट विलियम जो थे विलियम, वो इंग्लैंड के सम्राट। तो उनके स्थान पर एक फोर्ट बन रहा था, एक किला बन रहा था, फोर्ट विलियम किला उसको कहा गया। वो जब वो बन ही रहा था तो उसमें जब सिराजुद्दौला को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है,
और वो पूरा बना भी नहीं था। उसी समय में नवाब सिराजुद्दौला ने घेरा कर दिया उस पर, और उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको सबको पकड़ा। कितने पकड़े? 146 लोगों को पकड़ लिया। 146 लोगों को पकड़कर उसने, जैसे अपने गेहूं भरने की कोठी होती है ना, ऊपर से गेहूं डालते हैं, तो एक कमरा था वो इतना बड़ा सा मात्र, हाँ 10 बाई 10 का समझो उसको कमरा, तो वो इतना बड़ा एक कमरा था, और ऊपर में उसका वही था जैसे ढक्कन हटा करके गेहूं का कट्टा पलटते हैं। हाँ। तो उस नवाब सिराजुद्दौला ने ना ढक्कन हटाया कमरे का और अंग्रेजों को डाल दिया। 146 को आ नहीं रहे थे उसमें, जैसे हम भूस भरते हैं ना कट्टे के अंदर, उसके बाद ठोक ठोक का उसको, हाँ, और इस तरीके से ठोके, डंडा ले लेकर के ठोके, आ नहीं रहे थे ना उसमें, जबरदस्ती ठोक दिए और ठोक दिए। और ठोकने के बाद क्या कार्य किया? बिल्कुल बंद कमरा। ऐसे थोड़ी ना कहा गया ब्लैक होल, ऐसे थोड़ी ना कहा गया होल, मतलब आप समझते ही हैं, अंधेरा था उसमें। अंधेरा क्यों? क्योंकि रोशनदान बिल्कुल नहीं, इतना रोशनदान दूर की बात, ऑक्सीजन आने जाने का भी कोई मार्ग नहीं था, और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। लेकिन जो ढक्कन लगाया ना, तो एक इतिहासकार था इंग्लैंड का, इतिहासकार कह रहा है कि मैं कोई किला बनवा रहा था, मैं तो इतिहास लिखने के लिए आया था इनका, अंग्रेजों का, तो मुझे तो छोड़ो, मुझे क्या करोगे। लेकिन नहीं, सिराजुद्दौला ने ऊपर से, सबसे ऊपर उसको भी उठाया और उसको भी ठूस करके ढक्कन लगा दिया। रात भर वो लोग उसमें पड़े रहे, रात भर मर गए। और कितने बचे? मात्र 23 लोग बचे जिंदा, और जो 23 बचे वो भी ऐसे कि बस अब गए, कब्र में पैर लटकाए हुए वो भी। और जो ढक्कन खोला गया ना, वो ढक्कन खोलने पर सबसे पहले वही इतिहासकार निकला, थोड़ी बहुत जान होगी, सबसे ऊपर था वो तो, और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी आ रही होगी उसमें से, सूंघ करके ले रहा होगा वो। ढक्कन खोलते हुए ऐसा भागा, पहुंच गया इंग्लैंड, एक छलांग में इंग्लैंड पहुंच गया। और जब इंग्लैंड जब पहुंचा ना, तो वहां के शासक से जाकर के उसने कहा था कि भाई आप किस देश में पहुंच गए, कहां आप किला बनवा रहे हो, वो तो बड़े क्रूर शासक हैं, हमारे यहाँ के 146 लोगों को बंद कर दिया, 123 मार दिए उनने, इतनी घिनौनी सजा, आप अपनी सेना को बुलवा लो वहां पर से, या फिर उसका बदला लो, न दिखाओ कि हम भी कुछ, अगर तुम कुछ हो तो दिखाओ उन्हें। इंग्लैंड के सम्राट को उसने चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। और इंग्लैंड के सम्राट ने क्या कार्य किया फिर? उनका भारत में कौन व्यक्ति भेज रखा है इंग्लैंड की सरकार ने? रॉबर्ट क्लाइव। याद करिए कब की घटना है? 1756 की। कब की घटना है? 1756 में ये ब्लैक होल की घटना हुई थी। और उस समय में दक्षिण में कौन व्यक्ति था? दक्षिण में कौन रह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। भाई वेदरा की लड़ाई लड़ी ना 1759 ईस्वी को, उसके बाद प्लासी की लड़ाई हुई 1700, उसके बाद लड़ी, तो दक्षिण में रहता था वो। तो क्या कार्य किया उन्होंने? कहा रॉबर्ट क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव आपको इसका बदला लेना है। और रॉबर्ट क्लाइव ने निकाली अपनी तोप बंदूक, सेना निकाली और चल दिया नवाब सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। लेकिन जब नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा और नवाब सिराजुद्दौला की दिखाई दी ना उसको 2 लाख की सेना, तब रॉबर्ट क्लाइव वापस भाग गया। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, अब यहाँ कोई लड़ने तो लेना आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे। वापस भाग गया रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जो बुद्धि थी उसकी वो बिल्कुल प्रखर बुद्धि थी। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। उसने चाल चली। ये जो नवाब सिराजुद्दौला था, इस नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। यहां लिख लेते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पहुंच गया इस मीर जाफर के पास। मीर जाफर के पास पहुंच करके इसको चने के, उसने इसके चने के पेड़ पे चढ़ाया। इससे कहा कि ये नवाब, ये सिराजुद्दौला, अरे नवाब, इसमें कोई योग्यता नवाब बनने वाली? नवाब तो तुम्हें होना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति को, तुमने टुच्चे व्यक्ति को नवाब बना रखा है। नवाब तो आप जैसे लगते भी हो, नवाब आप होने चाहिए हो। इसको लगा अरे मैं कैसे बन जाऊंगा? अरे हम बनाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है हम बनाएंगे। कैसे बनाओगे? रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है कि हम इससे लड़ाई लड़ते हैं, आप उसके सेनापति हो, हम इससे लड़ाई लड़ेंगे, आप इस लड़ाई में उसके सेनापति, उसका साथ मत दियो, हमारा दियो, हम जीत जाएंगे युद्ध को और फिर हम बनाएंगे आपको नवाब, हम बनाएंगे। और यही हुआ। इस मीर जाफर को चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। और फिर क्या होता है कि फिर इस रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को कहा गया 1757 की प्लासी की लड़ाई।
और प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में ये किस किस के बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में। लेकिन कहानी तो अभी और सुनिए इसकी जरा। इसमें हार कैसे गया सिराजुद्दौला, जिसके पास 2 लाख की सेना हो वो कैसे युद्ध को हार सकता है? इसमें क्या हुआ कि मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति है, नवाब सिराजुद्दौला का, इस मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से ये कहा कि आप इस लड़ाई में चौकन्ने रहना। ऐसा हो सकता है कि आपके ही सैनिक, मुझे लगता है, मुझे सूचना मिली है कि आपके ही सैनिक, आपके ही सेनापति आपके साथ विश्वासघात करेंगे इस लड़ाई में। कौन कह रहे हैं? किससे? सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला क्या समझेगा? भाई ये तो बहुत भला व्यक्ति है, ये तो आक्रमण करेगा ही नहीं, ये तो मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। तो इसकी सेना में 2 हिंदू सैनिक थे, सिराजुद्दौला की सेनापति, इसका ध्यान गया कि वो है और मुझे लगता है कि वो ही करेंगे। अब क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ होने से पहले बारिश हो गई। यानी बारिश जब प्रारंभ हुई तो इस सिराजुद्दौला ने बारिश से पहले ही मीर जाफर से कहा था कि भाई एक काम करो, बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है और आप पाल पल्ली का इंतजाम कर लो, जल्दी से पाल पल्ली तिरपाल का इंतजाम कर लो, कहीं हमारे गोला बारूद भीग ना जाए, तोप हमारे भीग ना जाए। मीर जाफर ने कह दिया अरे कर लूंगा, मैं एक सेनापति, कुशल सेनापति, अपनी सेना की और अपने अस्त्र शस्त्रों की कैसे देखरेख करनी है मुझसे अच्छा कौन जानता है, मैं कर लूंगा। बात को टाल दिया, बारिश से भी गोला बारूद भीग गया। ये तो चाहता ही नहीं था कि युद्ध को जीते। उसके बाद अंग्रेजों के पास बंदूकें और इनके पास में तलवारें। अब तो वही ऑप्शन बचा है, तलवार को कोई जंग थोड़ी लग गया बारिश में, अब तो उससे लड़ाई होगी। अब लड़ाई प्रारंभ होती है, लड़ाई चल रही है, 4 घंटे का यह युद्ध हुआ। इस 4 घंटे के युद्ध में चलते चलते अचानक से मीर जाफर कहता है सिराजुद्दौला से कि नवाब आपके साथ विश्वासघात हो गया, अब आप भाग जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा, आप भाग जाओ। उसको लगा कि कर दिया उन्होंने विश्वासघात और नवाब सिराजुद्दौला को भगा दिया मीर जाफर ने। और कान में जाकर के रॉबर्ट क्लाइव के कह दिया इस रास्ते से भगाया मैंने। जाकर के ऐसे मार मारी सिराजुद्दौला को, जान बचाकर तो भाग गया सिराजुद्दौला। और भाग करके सिराजुद्दौला ने इसने कहां जाकर के शरण ली थी ये भी याद रखना है, फुल्टा द्वीप पर। प्लासी की लड़ाई 1757 में हार में मारा नहीं गया सिराजुद्दौला, कहां शरण ली थी? फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। इस बात को भी एग्जामिनर पूछता है। अब रॉबर्ट क्लाइव इस लड़ाई को जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव इस लड़ाई को जीत गया। और जीतने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कहे अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर जाफर किसके कहने पे कार्य करेगा? रॉबर्ट क्लाइव के, क्योंकि उन्होंने बनाया, जैसा वो कहेंगे वैसे ये करेगा। अब उनके हाथों की कठपुतली हो गया ये। इसको क्या कहा भारतीयों ने, इतिहासकारों ने? इसको कहा अंग्रेजों का गीदड़, अंग्रेजों का गीदड़। अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा? अंग्रेजों का गीदड़ कहा मीर जाफर को, अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या इतिहास में सुनिए जरा, और क्या हुआ उसके पश्चात? ये जो मीर जाफर था ना, इस मीर जाफर ने थोड़े समय तक तो सही कार्य किया, अंग्रेजों के कहने में चला, लेकिन उसके बाद इसने थोड़ी सी आनाकानी शुरू कर दी। आनाकानी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आनाकानी इसने शुरू कर दी। अंग्रेजों के कहने को टालने लग गया। अंग्रेजों को लगा कि ये सही नहीं है हमारे लिए। फिर उन्होंने क्या कार्य किया? इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम को जो बंगाल का नवाब बनाया, ये मीर कासिम निकला मीर जाफर का भी बाप। इसने क्या कार्य किया? इसने पहले तो अपनी राजधानी बंगाल से बना ली मुंगेर, बिहार बना ली। और ये मीर जाफर तो थोड़ा बहुत कहना मानता भी था अंग्रेजों का, मीर कासिम ना मानता बिल्कुल भी। कहाँ रहे अंग्रेज, इसने बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हुआ, उस समय तो अंग्रेजों की चला करती थी। जैसे हमने उत्तर मुगल काल को पढ़ा, उत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं की चलती थी। सैयद बंधु जिसको चाहते उसको बादशाह बना देते थे। अयोग्य काल अभी पढ़ा, इसीलिए सैयद बंधुओं को कहा गया था किंग मेकर, बादशाह निर्माता। उस समय अंग्रेजों की चलेगी कि नहीं चलेगी, अंग्रेजों ने तो बनाया है, इसको हटाया और फिर किसको बना दिया? फिर बना दिया मीर जाफर को ही। फिर से मीर जाफर को इन्होंने शासक बना दिया। और जब मीर जाफर को शासक बना दिया मीर कासिम के स्थान पर, तो आप मुझे बताइए कि मीर कासिम से बगावत हो गई कि नहीं हो गई? अंग्रेजों की बगावत हो गई।
अब मीर कासिम से बात बिगड़ गई किनकी? अंग्रेजों की। अब पृष्ठभूमि तैयार हो रही है अगली लड़ाई की। मैंने आपको वेदरा की लड़ाई पढ़ा दी, प्लासी की लड़ाई मैंने आपको पढ़ा दी कि क्यों हुई, मैंने आपको 1760 की वांडीवास की लड़ाई पढ़ा दी कि सर अय्यरकुट ने डीपलो को क्यों धोया और कैसे धोया। और अब लड़ाई आती है वर्ष 1764 बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई। और ये पहले तो पूछेगा कि प्लासी की जो लड़ाई है, ये प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर। जो गंगा है ना, गंगा को ही दक्षिण में क्या कहा जाता है, बिहार बंगाल के क्षेत्र में कहते हैं भागीरथी। उस नदी के तट पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कभी समझोगे भागीरथी तो वहां है उत्तराखंड में। हाँ, तो बक्सर की लड़ाई हम पढ़ रहे हैं। बक्सर की लड़ाई। और इस बक्सर की लड़ाई में कौन कौन लड़े? एक तरफ अब जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कार्य किया? रॉबर्ट क्लाइव नहीं गया लड़ने के लिए बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई में जो लड़ने के लिए गया वो गया था हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इधर से तीन शासक कौन कौन थे? सबसे पहले तो यही बंगाल से जो आया लड़ने के लिए, बंगाल से आया मीर कासिम। बंगाल से आया मीर कासिम लड़ने के लिए। इन तीनों ने समझौता कर लिया था। और जो अवध था, अवध से आया सुजाउद्दौला। सआदत खां को तो जानते हैं, जो मर गया था। अवध साम्राज्य तो जिंदा था भी, उसका साम्राज्य तो था, वही तो मृत्यु कर ली, उसके बाद उसको उत्तराधिकारी बना। तो इधर से दूसरा कौन आया? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला आया। कहां से है सुजाउद्दौला? अवध से। मीर कासिम कहां से है? बंगाल से। अब दिल्ली से हो रहा आया, दिल्ली से तीसरा व्यक्ति, दिल्ली से आया ये शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मैंने अभी आपको उत्तर मुगल काल पढ़ाया, और उत्तर मुगल काल में मैंने आपको शाह आलम द्वितीय को पढ़ाया, याद आ रहा है? अब आप ये तो नहीं समझोगे कि शाह आलम द्वितीय कौन था। पता तो है आपको कौन था शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय आया, और इन्होंने सोचा अब हम हो गए 3, अब देखते हैं इस रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन हुआ क्या? रॉबर्ट क्लाइव इसने आया, और अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने से भी बेहतरीन व्यक्ति को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। किसको? हेक्टर मुनरो को। और हेक्टर मुनरो ने क्या कार्य किया? ये क्या समझते थे कि हम 3 हैं, हम जीत लेंगे? अरे लड़ाई कोई ऐसे ही थोड़ी ना लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए अस्त्र शस्त्र। इनके पास क्या है? इनके पास वही है, तलवारबाजी है। ये अपनी तलवार लेकर के आएंगे, तलवार लेकर आएंगे, अंग्रेज दूर से गोली मारेंगे। इनको भी नहीं मारेंगे, इनके घोड़े को मारेंगे। घोड़ा गिर जाएगा, खुद ही गिर जाएंगे। आओ हमारे पास आने से गाली खत्म हो गई इनकी पहले। अंग्रेजों ने इस युद्ध को भी जीत लिया। और जब अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया तो ये लड़ाई तीनों को धो दिया, तीनों को मारा नहीं। अभी अंग्रेज ऐसे नहीं है, अंग्रेज बड़े चालाक थे, चाहते तो इनकी कहानी समाप्त कर देते वहीं। इनको मारा नहीं तीनों को, पहले समझिएगा जरा। इनको मारा नहीं, इनको बंदी बना लिया। और जब बंदी बनाया तो आप पहले बात को समझिए जरा, क्या बात कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब अवध का शासक था सआदत खां, वो जब मरा तो उसका उत्तराधिकारी कोई और बन गया। आज अगर हेक्टर मुनरो इन तीनों को मार देता तो इनका कोई पोता परपोता, भैया, चचेरा, खलेरा, कैसे ही वो शासक बन जाता। अंग्रेज आज इनसे लड़ रहे हैं, कल को उनसे लड़ते, उनको भी मार देते, परसों को अगलों से लड़ते। उन्होंने समझा ऐसे जड़ खत्म नहीं होगी। उन्होंने चाल चली, उन्होंने चाल क्या चली, उन्होंने इनको बंदी बना लिया, अंधेरे कमरे में रखा, खाना पीना कम दिया। अब इनके पूर्वजों को, अब जब तक ये रहेंगे इनके पास में तो इनके पूर्वजों को नींद आएगी क्या? मतलब इनके पूर्वज, इनके जो वंशज हैं, इन तीनों के जो वंशज हैं, उनको नींदें आएंगी क्या? नहीं, उनको छोड़ेंगे। कैसे कैसे छुड़ाया जाए। तब क्या हुआ? इनको भी कहते हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ में संधि करनी पड़ेगी। संधि, आपको हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा। समझौता कैसा समझौता? आपको याद होगा, फिर आगे आपको पढ़ाएंगे। 1565 की जो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और उन्हीं इलाहाबाद की संधियों के अंतर्गत एक संधि को आपको बता दें कि जो शाह आलम द्वितीय था,
इस शाह आलम द्वितीय के साथ में क्या समझौता किया कि भाई आपके साथ हमारी शर्त यह है, अगर आप हमसे छूटना चाहो तो शर्त यह है कि आप शासक तो थे दिल्ली के, अब हम तय करेंगे आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी, सेना आपकी रहेगी। क्यों सेना? क्यों भाई, अब इनसे अलग तो कोई और आक्रमण करेगा नहीं, ये तीनों ही थे। अब से आक्रमण करने का डर किसको है? फ्रांसीसी कर सकते हैं, स्वीडिश कर सकते हैं, डेनमार्क कर सकते हैं, डच तो इन्होंने भगा दिए थे। तो उनसे आक्रमण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? शाह आलम द्वितीय को। और जो वसूली होगी, जो इनकम होगी, जो टैक्स वसूला जाएगा उसे रखेंगे हम। सुनिएगा, आप जन्म आपसे पूछेगा कि किस मुगल शासक ने अवध बोल दिया मैंने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो शाह आलम द्वितीय। वहां का जो टैक्स जो भी वसूला जाएगा उसको रखेंगे हम। ये कह रहा है कि मैं सेना का खर्चा कैसे दूंगा? तो अंग्रेज कह रहे हैं पहले पूरी बात सुन तो ले। पूरी बात यह है कि उसके लिए हम तुझको 1 साल में 26 लाख रुपए दिया करेंगे पेंशन। 26 लाख रुपए हम तुझको दिया करेंगे, तेरा उससे खर्चा भी चलेगा, राजा भी तू ही रहेगा, साम्राज्य भी तेरे रहेगा, सेना भी तेरी रहेगी, देख रेख भी तू ही रहेगा, टैक्स हम वसूलेंगे 26 लाख रुपए। ये सुना तब तो बहुत बढ़िया, कुछ करना भी ना पड़ेगा, सेना को तो वेतन देना बस, बढ़िया बात है। लेकिन अंग्रेज इतने सीधे साधे थोड़ी ना है, अंग्रेज इतने सीधे नहीं है। ये तो 26 लाख रुपए मैंने अभी लाइन के लिखाई थी, शाह आलम द्वितीय, उसके आगे लिखा था ना अंग्रेजों का पहला पेंशनर भोगी बन गया। पता आपको पेंशन क्या है? 26 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कार्य किया? इनके भी साथ में संधि है कि इनको बढ़ाएंगे बाद में। जो शाह आलम द्वितीय था, इस शाह आलम द्वितीय को 1 2 3 4 बार बस पेंशन दी, उसके बाद अंगूठा दिखा दिया। अब ये परेशान, अब ये बस दिल्ली की गद्दी का नाम का शासक मात्र रह गया। अब इसकी कहीं चलेगी, जब जेब में जान होगी तभी तो कोई सामने वाला इज्जत करेगा। अब कोई ये धोकर के चला जाता है इसको, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब नाम का राजा है। इसके बाद अगला कौन आ गया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की हालत भी ऐसी, लिखा है मैंने आपको सीरीज में अभी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की हालत भी ऐसी, और जब अकबर द्वितीय की हालत भी जब ऐसी हुई तो उस समय में एक फेमस व्यक्ति आए, राजा राम मोहन राय जी। याद करिए राजा राम मोहन राय को। वर्ष 1815 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। याद आ रहा है? 1815 आत्मीय सभा, 1825 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की वेदांत कॉलेज की। याद होगा। 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की ब्रह्म समाज की। आधुनिक भारत का पैगंबर कहते हैं उनको, भारत में पुनर्जागरण का मसीहा ऐसे थोड़ी ना कहते हैं राजा राम मोहन राय को। और वर्ष 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय जी ने भारत से सती प्रथा को फ्लोप कर दिया। अंग्रेजों की सहायता से किया, और अंग्रेजों का सहयोग था, अंग्रेजों का ये सम्मान करते थे, अंग्रेज इनका सम्मान करते थे, मानते थे अंग्रेज भी राजा राम मोहन राय जी को। इतना तो मुगलों को भी नहीं मानते थे जितना मानते थे राजा राम मोहन राय को। तब ये राजा राम मोहन राय जी को अंग्रेजों के द्वारा माने जाने का फायदा उठाया इस अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय हाथ जोड़े जोड़े गया राजा राम मोहन राय जी के पास, और उनसे क्या निवेदन कर रहा है कि आप तो महान हो, आपका तो अंग्रेजों से बहुत अच्छा रिलेशन है, यहाँ पे आप ही दूसरे राजा हो। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय ने। कह रहा है कि मैं नहीं हूं राजा, आप ही हो राजा। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय से कह रहा है मैं नहीं हूं राजा, आप ही हो राजा, और आप ही हो दूसरे अकबर। दूसरा अकबर भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और क्यों कह रहा है पता चल रहा है आपको क्यों कहा जाता है? अब उनको चने के पेड़ पर चढ़ा दिया कि राजा आप ही हो, दूसरे अकबर आप ही हो, उनको चने के पेड़ पर चढ़ा दे रहे। एक काम करो कि आप इंग्लैंड चले जाओ, आपकी बात मानते हैं अंग्रेज। आप वहां जाकर के कहना अंग्रेजों से कि मुगलों को जो 26 लाख रुपए की पेंशन तय की थी वो बंद कर दी, 2-4 साल देकर उसको देनी प्रारंभ कर दें, और जो पहली रुकी पड़ी है उसे भी दे दें। राजा राम मोहन राय जी के कहने में आ गए और चले जाते हैं इंग्लैंड। और इंग्लैंड में वर्ष 1830-31 के आसपास को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय जी की हत्या कर दी जाती है। कुछ कहता है कि उनके सर में कुछ था, चोट वगैरह, मतलब जैसे ट्यूमर वगैरह होता है ऐसा, लेकिन क्या पता, वास्तविकता तो यही होगी, हत्या उनकी
किताबों में तो ये लिखता है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनकी हत्या हो गई थी। बाकी बढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में भाई। इसको बंद करो और देखो जरा कि समय क्या हुआ।